कई कई गाँव के लिए केवल एक स्कूल खोला जाएगा। ऐसे में मेरी बहनें जो गाँव में रहती हैं, उनके माता पिता उन्हें अगर उनके गाँव में ही थोड़ा दूर सरकारी स्कूल होता तो नहीं भेज पाते, किसी और गाँव में कैसे भेजेंगे भैया? अरे बहुत सारे गाँव ऐसे हैं 200-200 किलोमीटर के दायरे में एक आंगनबाड़ी है केवल, जिसपे ताला लगा रहता है। 26 जनवरी 15 अगस्त को खुलती है, बाकी दिन कभी नहीं खुलती। एक हॉस्पिटल नहीं मिलता 200-300 किलोमीटर के दायरे में। तो सरकार के ये झूठे दावे हैं। एनईपी का ड्राफ्ट पढ़ लीजिए एक बार आँख खोलकर, साफ साफ उसमें लिखा है कि सरकार अपना खर्चा कम करना चाहती है और पब्लिक फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को प्रमोट करना चाहती है। इसमें डेप्रिवेशन पॉइंट देना होगा तो गरीब छात्रों को 20% डेप्रिवेशन पॉइंट लेके रहेंगे। तो भेदभाव हम नहीं सहेंगे, हर गैर बराबरी नहीं सहेंगे। तो शिक्षा है सबका अधिकार, तो शिक्षा बेचना नहीं चलेगा, तो शिक्षा बेचना नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। इस समय मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी पे, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ साथी क्रांतिकारी युवा संगठन के जो हैं आज अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं। इनका जो धरना आज दूसरा दिन धरने का है, तो इनसे जानना चाहेंगे क्या क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। तो मैम, आज जो आपका दूसरा दिन है, इसमें क्या क्या मांगे हैं आपकी धरने में? हमारी मांगें बहुत बुनियादी हैं। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो 15% वेटेज इंटरव्यू को देने पर तुला हुआ है, जो कि उसकी एक एलिटिस्ट डिस्क्रिमिनेटरी एक्सक्लूजनरी पॉलिसी है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण मांग ये है कि जब हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ कॉलेजेस में इवनिंग मोड में क्लासेस और कॉलेज चल सकता है, तो जब नए कॉलेज नहीं खोले जा रहे इतने सालों से, तो सभी कॉलेजेस में इवनिंग मोड में क्लास क्यों नहीं शुरू की जाती? इवनिंग मोड के बाद सभी कॉलेज में क्यों नहीं शुरू किए जाते? शुरू किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी एडमिशन शुरू होने वाले, नए सत्र की पढ़ाई शुरू होने वाली है। तो हमारी मांग है कि सभी कॉलेजेस में इवनिंग बैच शुरू किए जाएँ, ताकि और छात्रों को दाखिला मिल सके। और ज़्यादा सरकारी स्कूल के छात्र जो बेदखल हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, रेगुलर कॉलेजेस से, फॉर्मल मोड पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन से, उन्हें सीट मिल सके, उन्हें पढ़ने का मौका मिल सके। उसके अलावा जो सरकारी स्कूल से छात्र आते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उन्हें 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाएँ दाखिले के प्रोसेस के दौरान, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जनता के पैसे से चलती है। ये किसी मालिक के पैसे से नहीं चलती है। ये यहाँ के प्रिंसिपल और कॉलेज के जिन्होंने अपने आप को मालिक समझ लिया, वो नहीं चलाते। ये मेहनत कश जनता के पैसे से चलती है, और उसी मेहनत कश जनता के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जो बहुसंख्यक छात्र हैं, वो बेदखल हो जाते हैं इन्हीं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से, रेगुलर मोड से, और उन्हें सेल्फ फाइनेंस मोड में, प्राइवेट मोड में, SOL में और NC में ढकेल दिया जाता है। तो ये मंजर हम ख़त्म होते देखना चाहते हैं। हमारे समाज में हम समान शिक्षा सभी को मिलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि वो सभी का बुनियादी अधिकार है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम और पिछड़ते चले जाएंगे। इतने दशक हो गए, 70 साल से ऊपर हो गए आज़ादी के, आज भी हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो सफाई का काम करता है, उसके बच्चे मजबूर होते हैं कि वो भी सफाई का ही काम करते रहे। क्यों? क्योंकि उसको इसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बच्चों को पढ़ा पाने को नहीं मिलता है। तो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्हें अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा पाने को नहीं मिलता है। तो ये भेदभाव तब तक जारी रहेगा जब तक स्टीफेंस कॉलेज जैसे कॉलेज जो खुद को डेमोक्रेसी के बाहर समझते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर समझते हैं, वो इस तरह की एलिटिस्ट पॉलिसीज चालू रखेंगे। और इस यूनिवर्सिटी में जब तक नई सीटें नहीं खुलेंगी, सभी कॉलेजेस में इवनिंग कॉलेज नहीं खुलेंगे, जब तक नए कॉलेज नहीं खुलेंगे, तब तक इस तरीके का ये जो भयानक मंजर है कि गरीब जनता और बहुसंख्यक जनता के जो बच्चे हैं, वो शिक्षा से, सरकारी वित्त पोषित शिक्षा प्रणाली से बाहर बेदखल होते चले जाएंगे, और इस समाज में सस्ता मजदूर बनने के लिए वो मजबूर होते रहेंगे। और वो मंजर हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम एक बराबरी पर आधारित शोषण मुक्त समाज की संरचना करना चाहते हैं एक साथ मिलकर। इसीलिए हम यहाँ पर डटे हुए हैं तब तक जब तक यूनिवर्सिटी को जनता की इन बहुत बुनियादी जायज़ मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और हमारी इन मांगों को सुनना पड़ेगा। अच्छा, लगातार आप दलित गरीब की आवाज़ें उठाते हैं प्रोटेस्ट के अंदर,
तो क्या समान शिक्षा दलित और गरीब को नहीं मिल रही यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं मिल रही है। आप पता कर लीजिए, ज़्यादातर जो सफाई का काम करते हुए लोग आपको मिलेंगे वो क्यों दलित समुदाय से आते हैं। एक किसी भी क्लास में जाकर पता कर लीजिए आप कि जिन्हें रिजर्वेशन के थ्रू भी आने को मिलता है, वो जो दलित समुदाय में लोग जो सबसे आगे हैं उन्हें आने को मिलता है। पीछे वाले तो पीछे ही रह जाते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूल में भी जो सरकारी स्कूलों के आगे वाली श्रेणी में पढ़ते हैं उन्हें थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है यहाँ के कुछ कोर्सेज़ में दाखिला लेने के लिए, बाकियों को नहीं मिल पाता है। मैं आपको आईपी कॉलेज का मंजर बता दूं, 2019 में वहाँ पे मास मीडिया के कोर्स की फ़ीस 2019 में 1 लाख रुपए पर एनम थी। मास मीडिया कोर्स की एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी के सरकारी कॉलेज के अंदर। तो आज तो एनईपी पास हो गई है, अब तो लोन लेना पड़ रहा है यूजीसी से रैंक के आधार पर, ये भी नहीं कि अब ग्रांट मिल रही हो। तो सरकारी वित्त पोषित प्रणाली बहुत ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि सरकार ने जो खर्चा है, बजट जो एलोकेट होना चाहिए शिक्षा पर, उसकी लगातार बहुत ज़्यादा कटौती कर दी है। इसीलिए हम ये मांग भी उठाते आ रहे हैं कि शिक्षा पे जो खर्चा हो वो बजट का कम से कम 10वां हिस्सा हो। जब तक सब तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी इस समाज में, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग गरीबी की बेड़ियां, जातिवाद की बेड़ियां, पितृसत्ता की बेड़ियां, शोषण की बेड़ियां किस तरीके से तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। आज भी हमारे यूनिवर्सिटी तक के अंदर लोग मजबूर होते रहेंगे कि जो मैनुअल स्कैवेंजर हैं की तरह जिनसे मैला उठवाया जाता है। बहुत दिनों पहले की बात है, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्वायर हॉल के अंदर ही हम लोगों ने देखा और फिर हमने उस पर कंप्लेन की कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैला उठवाया जाता है, आदमी से मशीन का प्रयोग नहीं होता। तो ये साफ साफ बताता है कि हमारे समाज में जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं पढ़ पाए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़े रहे हैं, उन्हें इस समाज में, इस सरकार ने, इस शिक्षा व्यवस्था ने जगह नहीं दी है। और उनके लिए जगह बनाने के लिए हमारा ये संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए हमारा ये संघर्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार तो बात करती है शिक्षा की, समान शिक्षा सबको मिल रही है, शिक्षा पे सरकार काम भी कर रही है, तो आप आरोप कैसे लगाते हैं? सरकार शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रही है। सरकार ने नई शिक्षा नीति में साफ साफ कह दिया है कि जो स्कूल कॉलेज ख़राब हालत में थे, आप स्टेट्स में चले जाइए, जो स्कूल खस्ता हालत में थे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। कई गाँव के लिए केवल एक स्कूल खोला जाएगा। ऐसे में मेरी बहनें जो गाँव में रहती हैं, उनके माता पिता उन्हें, अगर उनके गाँव में ही थोड़ा दूर सरकारी स्कूल होता तो नहीं भेज पाते, किसी और गांव में कैसे भेजेंगे भैया? अरे बहुत सारे गांव ऐसे हैं 200-200 किलोमीटर के दायरे में एक आंगनवाड़ी है केवल, जिसपे ताला लगा रहता है। 26 जनवरी 15 अगस्त को खुलती है, बाकी दिन कभी नहीं खुलती। एक हॉस्पिटल नहीं मिलता 200-300 किलोमीटर के दायरे में। तो सरकार के ये झूठे दावे हैं। एनईपी का ड्राफ्ट पढ़ लीजिए एक बार आँख खोलकर, साफ साफ उसमें लिखा है कि सरकार अपना खर्चा कम करना चाहती है और पब्लिक फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को प्रमोट करना चाहती है, इसमें निवेश करने के लिए। अरे वो क्यों निवेश करेंगे? वो क्या बस सरकार जनता का भला चाहते हैं? उनको प्रॉफिट से मतलब है। यहाँ पर ये बात साफ कर दें हम कि यहाँ पर अब ये 4 ईयर प्रोग्राम लागू होने वाला है। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में अब CUET से दाखिला होगा। पिछले साल तक यहाँ पर क्या होता था? कट ऑफ सिस्टम था, 100% कट ऑफ जाती थी। 100% किसके नंबर आते हैं मैं पूछना चाहती हूँ? सरकारी स्कूल के किसी छात्र के नंबर 100% नहीं आते। सरकारी स्कूल के बहुसंख्यक छात्रों के मार्क्स जो है ना 70-75% मैक्सिमम आते हैं। और जो टॉपर होता है ना उसको भी SRCC, LSR, DRC, IP, हिंदू कॉलेज, इनमें दाखिला नहीं मिल पाता। सेंट स्टीफेंस तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो फिल्टर लगा रखा है इंटरव्यू का कि कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर ले उसके बाद भी ना पहुंच पाए। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि एक तरीके से दूसरे तरीके पर शिफ्ट कर दिया। अब CUET ला रहे हैं ताकि जिनके पास कोचिंग अफोर्ड कर पाने का पैसा हो जेब में, जो कोचिंग ले पाए CUET की, केवल वो दाखिला ले पाए। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो धक्का खाते रहे इनफॉर्मल मोड में, वो धक्का खाते रहे ओपन लर्निंग में और डिस्टेंस मोड के इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पर सेल्फ फाइनेंस मोड में पढ़ाई के नाम पर उनके भविष्य को केवल और केवल अंधकार में ढकेला जाता है। तो ये बहुत बड़ा ढकोसला है, ये तो साफ साफ झूठ है। जनता से पूछ लीजिए सरकार कहाँ पर खर्चा कर रही है शिक्षा पे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी जनता बता पाएगी कि ये नया कॉलेज खुला है यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। पिछले 20-30 साल में एक नया कॉलेज नहीं खुलता है। पिछले 20-30 साल में नए याशी के अड्डे खुलते दिखते हैं हमको, लेकिन एक स्कूल कॉलेज नया कैंपस नहीं दिखता है। तो
कहाँ है शिक्षा पे खर्चा, कहाँ है शिक्षा पे खर्चा? आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आंकड़े बता देंगे कि ऐतिहासिक रूप से अभी शिक्षा पर जो खर्चा है वो सबसे कम कर दिया गया है, और बेरोजगारी की जो दर है वो ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज़्यादा ऊपर है। पिछले दिनों का आंकड़ा है कि देश में 90% जो लोग कामगार आबादी है वो 10,000 रुपये के अंदर कमाते हैं। तो ऐसा क्यों है? यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के निकलते हैं, जो प्रोफेसर यहाँ पर पढ़ाते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख इनकी सैलरी है, और जो यहाँ पे सफाई का काम करता है, जो अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा पाता है, 8 से 10 हज़ार की पगार के लिए भी उसको 14-14 घंटे खटना पड़ता है। तो हमारे देश में लोकतंत्र जिन मूल्यों के लिए जाना जाता है वो मूल्य बहुत बड़े खतरे में है, और वो मूल्य बने रहे, बेहतर हो, उन मूल्यों पर काम हो, वाकई में सामाजिक बराबरी की तरफ हम आगे बढ़ पाएँ, शोषण मुक्त समाज की तरफ हम बढ़ पाएँ, गैर बराबरी मुक्त समाज की तरफ हम बढ़ पाएँ, उसके लिए हम इस संघर्ष के में क्या लगता है आपके जो आंदोलन के करने से प्रशासन के ऊपर कोई असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए, आज हम छात्र और खासकर छात्राएं जो भी शिक्षा ले पा रहे हैं, ये इस देश की, इस समाज की कोई मेहरबानी के तौर पर कभी किसी को नहीं मिला, हमेशा हमें संघर्ष करके मिला है। महिलाएं इसलिए आज हम इसीलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने पत्थर खा के, अब गोबर पत्थर गाली खा के एक साड़ी अपने बैग में रखकर लेकर जाती थी। समाज की लाख ठोकरों के बावजूद पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और आज भी समाज के लाखों करोड़ों एकलव्य संघर्ष करते हैं कि उन्हें बराबरी की शिक्षा मिल पाए, ताकि वो समाज में कुछ बन पाएँ, अपनी स्थिति सुधार पाएँ। तो हमें अपने संघर्ष पे विश्वास है कि हमारे संघर्ष के दबाव में हमारी ये बहुत बुनियादी मांगें इन्हें माननी पड़ेंगी। हम यहाँ पे ये नहीं मांग रहे कि यहाँ फेस्ट करा दो, हम यहाँ पे ये भी नहीं मांग रहे कि यहाँ पब खोल दो, हम ये भी नहीं कह रहे कि यहाँ पे हमें कोई शिक्षा से जो नहीं रिलेटेड है वो मांग हमारी सुन लो। भाई बहुत बुनियादी मांग से कर रहे हैं। त्रासदी है शिक्षा व्यवस्था की कि उन्हें खुद ये बात समझने की बजाय और करने की बजाय हम छात्रों को इसके लिए संघर्ष करके उनको समझाना पड़ रहा है। ये जो बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ पे इतना पढ़ लिख कर, उन्हें इतना समझ में नहीं आ पाया है कि 20-30 साल हो गए हैं और इस यूनिवर्सिटी को हर साल सीटें बढ़ाने की ज़रूरत है, नए कॉलेज खोलने की ज़रूरत है और छात्रों को दाखिला देने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा नहीं कि इनको समझ में नहीं आया है, ये सुनियोजित तौर पर एक षड्यंत्र है कि जो पिछड़े समुदाय से आ रहे हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो और नहीं पढ़ पाए, और केवल जो अभिजात वर्ग से आते हैं, जो प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, केवल वो पढ़कर रेगुलर कॉलेज में अपने लिए बेहतर रोज़गार और बेहतर सामाजिक स्थिति सुनिश्चित कर पाएँ। तो लगातार देखा जा रहा है 1 साल से ज़्यादातर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन हो रहा है छात्रों का, उसकी मुख्य वजह क्या है? जो इस साल ज़्यादातर प्रदर्शन हो रहा है छात्रों को, किसी ना किसी मांग को लेकर छात्र रोज़ाना यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो हालत है वो लगातार एंटी डेमोक्रेटिक और सबसे महत्वपूर्ण तौर पर एंटी पुअर स्टूडेंट हो गई है। यहाँ पर छात्र विरोधी रवैया नहीं है केवल, यहाँ पर गरीब छात्र विरोधी रवैया है। यहाँ पर जो नीतियाँ आती हैं, यहाँ पर जो तरीके हथकंडे नए नए तलाशे जाते हैं कि एडमिशन की कौन सी नई पॉलिसी ऐसी खोजें कि अब और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाए, कि एडमिशन का और कौन सा ऐसा तरीका खोजें कि केवल जो भैया मोस्ट एलीट ऑफ द एलीट प्राइवेट स्कूल से स्टूडेंट पढ़ के आ रहा है, केवल वो यहाँ तक पहुँच पाए। तो ये आंदोलन इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि इसका एक संकेत तो ये है कि जनता जो है ना सोई और मरी हुई नहीं है, और जो छात्र यहाँ से पढ़कर निकल रहे हैं वो यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम केवल यहाँ पर बेनिफिशियरी नहीं हैं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर हमने सरकारी वित्त पोषित प्रणाली जो जनता के पैसे से चलती है उसका फ़ायदा त्रासदी है कि केवल प्राइवेट स्कूल से आने वाले अमीर छात्रों को मिल रहा है, हम सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी स्कूल के छात्रों को वो मिले। इसलिए यहाँ पर ये आंदोलन तेज़ हो रहे हैं, और इस कारण से भी तेज़ हो रहे हैं कि जितने भी संघर्ष करके छात्रों ने अपनी जीतें हासिल की थी कोरोना के समय के बाद, वो सब वापस हो गया है। आज त्रासदी ये है कि भैया इग्नू देख लीजिए, यहाँ SOL देख लीजिए, NCWeb देख लीजिए, छात्र फीस हर सेमेस्टर पे करते हैं, लेकिन इतनी ख़राब हालत है कि प्रिंट
आउटडेटेड स्टडी मटेरियल जो घटिया है वो भी प्रिंट करके नहीं देते, उसमें PDF तक नहीं देते बच्चों को। तो आप ये बताइए, जब PDF भी नहीं मिलेगा तो छात्र पढ़ेगा कैसे? पढ़ेगा नहीं। आप यहाँ पर केवल फेल होने का रास्ता तैयार कर रहे हैं, आप केवल सरकारी स्कूल के छात्रों को यहाँ से बेदखल करने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। ये इस यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा। इसलिए हम इस संघर्ष में हम डटे हुए हैं और डटे हुए रहेंगे। कब तक चलेगा आपका आंदोलन? ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडेफिनिट स्ट्राइक है, जब तक ये इनके आँख नाक कान खोल नहीं जाते, जब तक इनको होश में हम नहीं ले आते, जब तक इनको ये बात समझ में नहीं आ जाती कि ये जो यूनिवर्सिटी है जनता के पैसे से चलती है और जनता की मांगों के हिसाब से चलेगी। जनता को दाखिला यहाँ देना पड़ेगा। ये नहीं होगा यहाँ पर कि आप लगातार हर साल केवल सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को बेदखल करते रहें और अपनी यूनिवर्सिटी को आप डेमोक्रेटिक और पीपल्स यूनिवर्सिटी बताते रहें। इस तरीके का ढकोसला नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर सभी कॉलेज में इवनिंग कॉलेज खोलने होंगे, आपको यहाँ सरकारी स्कूल से आने वाले छात्रों को 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स देने होंगे, आपको इस तरीके के भेदभावपूर्ण जो स्टीफेंस कॉलेज में जिस तरीके की इंटरव्यू की प्रक्रिया चलती है एडमिशन प्रोसेस के दौरान, उसे बंद करना पड़ेगा और आपको सभी को समान शिक्षा, समान अधिकार, समान शिक्षा के अधिकार के लिए रास्ते को साफ करना पड़ेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ये सारी मांगे पूरी होने में काफ़ी समय लग सकता है लंबा, क्योंकि मांगे ज़्यादा हैं कुछ? हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर 20वीं शताब्दी में 1910-11 के आस पड़ोस गोपाल कृष्ण गोखले ने एक ड्राफ्ट पेश किया था अंग्रेज़ी सरकार को कि अगर जितना वो हमसे लूटती है ना, उसका 1% अगर जनता पे खर्च कर दे तो सारी जनता पढ़ सकती है। सारी जनता का मतलब आम जनता इंक्लूडेड। उसके बाद त्रासदी ये है कि संविधान बन गया, 60 साल से ऊपर हो गए, उसके बाद कहीं हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन आया कि 8वीं तक तो कंपलसरी शिक्षा होनी चाहिए। तो ये बात बता दूं कि जनता के संघर्षों का जो है हमें जीत मिलती है और त्रासदी ये है कि बिना संघर्ष किए हमें कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम संघर्ष में डटे रहेंगे और केवल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये संघर्ष, क्योंकि आज अगर हम ये नहीं सुनिश्चित करेंगे कि सबको शिक्षा मिल पाए, सबको रोज़गार मिल पाए, तो हम इस समाज में केवल और केवल पिछड़ते जाएंगे, केवल और केवल हम मार्जिनलाइज होते जाएंगे, केवल और केवल हम एक ख़राब स्थिति में पहुंचते जाएंगे और वो उससे लड़ते रहना लगातार ज़रूरी है। बेहतर समाज के लिए, बेहतर स्थितियों के लिए, बेहतर अधिकारों के लिए हमें एक साथ मिलकर लड़ना ज़रूरी है और हमें उम्मीद है, विश्वास है अपने संघर्ष पर, अपनी मिलीजुली आवाज़ों पर, अपने कलेक्टिव पर कि ये डेमोक्रेसी में आज भी जो वाकई में मोस्ट डेमोक्रेटिक वॉइस है, मोस्ट डेमोक्रेटिक डिमांड्स हैं, उनको इस सिस्टम को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम जनता के लिए है, जनता सिस्टम के लिए नहीं बनी है। प्रशासन का कोई अंदर से आया आपसे मिलने, कोई अधिकारी? देखिए, हमें लगातार रोकने की, यहाँ से उठाने की कोशिशें तो की जा रही हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि इससे क्या होता है ना, लार्जर लोगों को पता चलता है कि आखिर किस तरीके से छात्रों को, यहाँ पर गरीब छात्रों को बेदखल किया जा रहा है। तो लगातार हमें रोकने की तो कोशिश की जा रही है, पर साथ ही साथ हम भांप पा रहे हैं कि प्रशासन सख्ते में है, प्रशासन दबाव में है कि ये मांग बहुत महत्वपूर्ण है और छात्र इस बार उठने वाले नहीं हैं, छात्र इस बार हिलने वाले नहीं हैं, अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और इसलिए हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुनने पर इन्हें मजबूर होना पड़ेगा।